हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके लिए सीधा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो मैं डेली 5 या 10 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होता है तो उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है, ये पहला ये क्वेश्चन है यूपीएससी पीटी 2022 में इन्वायरमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, परा सूक्ष्म कण इन नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट ये दिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री, जिसे हम कॉस्मेटिक्स बोलते हैं, के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। तो अब देखिए इनको हम कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ बोला गया है नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। आप एक ही बताइए मुझे, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ठीक है, ज्वालामुखी से तत्व निकलते, भूकंप वगैरह आता है, ठीक, तो इसमें भी तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स आते हैं। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है कि प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है मानव से सिवाय? तुम्हारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, वहीं हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्मीकरण प्रसाधन सामग्री, जिसे हम कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। जी बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स में ये सब काम आते हैं। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन भी सही होने लगा। ठीक है, हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्मीकरण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए हानिकारक है। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पीएम पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्प्रेस होते हैं, डिओड्रेंट होते हैं, इसमें ये आपको जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे सही होते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो मिडेवल हिस्ट्री से है, जो कि दिया गया है, किसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो देखिए, आपने देखा होगा कि हुमायूं, शाहजहाँ, औरंगजेब काफ़ी हद तक क्रिएटिव काम किए हैं, लेकिन अगर अकबर की बात करें तो अकबर इन तीनों में से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी ला सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं कि मुगल राजवंश के दौरान अकबर, जहांगीर और दारा शिकोह, इनके आदेश के अनुसार जो ग्रंथ है ना योगा वशिष्ठ, इस ग्रंथ को कई बार क्या किया, फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, इनमें से एक अनुवाद किसने, निजाम उल दिन पानीपत ने भी 16वीं सदी में किया था इसी का, किसका, योगा वशिष्ठ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ए। ठीक है, तो आप मिडावल हिस्ट्री में से पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है एंशियंट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य, यानी साउथ इंडिया से आ गया है, के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, देखने को नहीं लग रहा है ऐसा होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञात था, हो सकता है शायद। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, संगम कवियों में समर सौर का कोई संदर्भ नहीं है, नहीं ज़्यादा हो रहा है ना। अगला ऑप्शन दिया गया है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है, और ये तो नहीं पता, लेकिन चलिए उसको देखते हैं डिटेल्स की। तो यहाँ दिया गया है, संगम युग के कवियों का वर्ण सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था। ठीक है, उन्हें वर्ण क्रम चल रहा था वहाँ पे सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन दिया है वहाँ सही हो जाता है। लेकिन उसका डिटेल डिस्कशन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, इसमें अरसर राजा को बोला जाता है, वैश्यर व्यापारी को, बेलालर किसान, इन सबका उल्लेख यहाँ मिलता है। हालांकि ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें 4 वर्ण वर्गीकरण थे। ठीक है, और यहाँ पे देखा गया है कि प्राचीन तमिल समाज था, इनमें बहुत कम अनुप्रयोग होता था, इसलिए चर्चा में कम रहते थे ये। वहीं हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की, तो इनका जो वर्गीकरण है वो अधिक प्रासंगिक कुटी था। ठीक है, जो वंश आधारित होते थे, और वंश और जो वंशानुगत व्यवसाय है इन सबसे जुड़े हुए कुटी के समूह के बीच में अंतर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई वास्तविक अंतर हमें देखने को नहीं मिला कि इन दोनों के बीच में भोजन और सामाजिक बातचीत कोई वास्तविक प्रतिबंध लगा हो, तो ये देखने को यहाँ नहीं मिलता है सिर्फ। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन की बात हो रही है, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा एंशिएंट से ही है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि एक तरफ राजा दिए गए हैं और राजवंश दिए गए हैं कि कौन सा राजा किस राजवंश से रिलेटेड है। तो दिया गया है नाननुक, क्या चंदेल से रिलेटेड है। दूसरा है जयशक्ति, परमार से रिलेटेड है। तीसरा है नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार से। और चौथा है भोज, राष्ट्रकूट। इस तरीके से प्रश्न जो है पहली बार यूपीएससी में आया है कि युग्म पूछे गए हैं, ये नहीं पूछा गया है कि कितने कौन सा सही कौन सा गलत है, ये पूछे गए हैं कितने युग्म सही हैं। ठीक है, चलिए तुम इसको देखते हैं।
तो यहाँ पे दिया गया है जो नानुक है, ठीक, वो चंदेल संस्थापक राजा थे, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड क्या दिया गया है 831 से 845, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है जो जय शक्ति और विजय शक्ति, जिनका टाइम पीरियड है 865 से लेकर 885 तक, ठीक है। वाक्यपति के पुत्रों जय शक्ति, जिसे हम जेजा कहते थे, विजय शक्ति और विजा, ये दोनों नाम से जाने जाते थे, ने चंदेल शक्ति को समेकित किया है। महोबा, एक महोबा शिलालेख मिलता है हमें, इसके अनुसार जय शक्ति के नाम पर चंदेल क्षेत्र का नाम जेजाग मुक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था? जेजाग मुक्ति। अतः जय शक्ति क्या हुआ? चंदेल वंश के हो गए हैं, तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाता है। हम दूसरे ऑप्शन की तरफ देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ, जो नानुक हैं वो चंदेल के हैं और जय शक्ति हैं वो परमार, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी चंदेल के ही हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगले नागभट्ट द्वितीय, यानी कि तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो नागभट्ट द्वितीय ने अपने पुत्र जो रामभद्र उत्तराधिकारी से उत्तराधिकारी बनाया था, जिन्होंने कुछ समय यानी कि 3 वर्ष, इससे लगभग ऐसे कुछ दिया गया 3 वर्ष तक काम किया था उन्होंने। इसके बाद जो रामभद्र के पुत्र थे कौन? भोज प्रथम, भोज या मेहरभोज, इन्हीं के नाम है। ये 836 से लेकर 885 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। नागभट्ट द्वितीय का ये पौत्र थे, ठीक है, वो दादा होंगे तो ये पौत्र हो जाएंगे, जिसने 46 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया, प्रतिहारों का सबसे सफल लोकप्रिय शासक साबित हुआ, ठीक है। अब देखिए नागभट्ट द्वितीय क्या है? प्रतिहार से थे, तो हमारा ये सही हो जाता है। तो भोज इन्हीं के तो पौत्र हैं, तो ये प्रतिहार से भी तो होंगे ना, ये थोड़े राष्ट्रकूट से होंगे। तो यहाँ पे हमारे तीसरा और पहला ये ऑप्शन सही है, यानी कि 2 ऑप्शन सही है और 2 गलत है, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के प्रमुख जो शिलालेख हैं उनके स्थान और वह स्थान जिस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है आपसे। इसमें भी आपको यहाँ युग बताने हैं कि कितने युग में आपके पूछे गए हैं। तो हम करते हैं धौली की बात। तो धौली कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। तो हमारा धौली उड़ीसा का सही हो जाता है यहाँ पे। और एरगुड़ी की बात करेंगे तो ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, तो हमारा ये भी सही हो जाता है। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे जौगढ़। जौगढ़ कहाँ का? ये उड़ीसा का है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, एमपी का नहीं है। अगला दिया गया है कालसी। ये कालसी कहाँ का? उत्तराखंड का, ना कि कर्नाटक, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये यूके उत्तराखंड का है, ठीक है। तो केवल हमारे 2 युग में सही होते हैं यहाँ पर भी, और 2 गलत हो जाते हैं। तो ये आपको जो अशोक के सम्राट अशोक के शिलालेख थे उसी से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे हमने कितनी आसानी से 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आप भी देख सकते हैं कितना सरल तरीका है। तो ऐसे ही इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डेली 5 या 10 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होता है इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।